डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल को हाथ में संभालते हुए नेहा ने अदालत की चौखट से बाहर कदम रखा और चैन की गहरी सांस ली। दोपहर की तीखी धूप में उसने अपने बैग से धूप का चश्मा निकालकर पहन लिया और सीधे पास ही की एक चाय की दुकान पर जा पहुंची। चाय का आनंद लेते हुए जब उसने फोन पर नजर डाली तो पाया कि पूजा के 5 मिस कॉल आ चुके हैं। फोन साइलेंट में होने की वजह से पर रिंगटोन सुन नहीं पाई थी। उसने तुरंत कॉल लॉग में जाकर पूजा को वापस फोन किया। अरे पूजा, माफी चाहती हूँ, बस अभी अभी कोर्ट से बाहर निकली हूँ और फौरन तुम्हें फोन कर रही हूँ। तुम्हारा कॉल आया था पर मेरा फोन साइलेंट पर था, इसलिए पता ही नहीं चला। उधर से पूजा ने पूछा, सब काम ठीक ठीक से हो गया ना? राहत से भर उठी नेहा बोली, हाँ यार, आज खुद को अंदर से इतना हल्का और आजाद महसूस कर रही हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा है मानो कोई खुला परिंदा नीले गगन में बेफिक्र उड़ने को मचल रहा हो। यह सुनकर पूजा ने कहा, चलो बढ़िया है, तुम शाम को सीधे मेरे घर आ जाना, इत्मीनान से बैठकर सारी बातें करेंगे। ठीक है, कहकर नेहा ने फोन काट दिया। घर लौटकर थोड़ा फ्रेश होते ही नेहा पूजा के घर चली गई। पूजा नेहा की स्कूल की दोस्त थी। बचपन से ही दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी। बेस्ट फ्रेंड्स कह लो तो वो पूजा ही थी। पूजा के घर में उसके हस्बैंड, सास और पूजा खुद थी। एक 5 साल का बेटा था। पूजा की एकदम हैप्पी फैमिली थी। पूजा नेहा के पास आकर सोफे पर बैठ गई और पूछी, बोल क्या खाएगी? तू आने वाली थी इसलिए मैंने पाव भाजी बनाई है। ओह पाव भाजी, वो तो मुझे बहुत पसंद है, ये तो तू अच्छे से जानती है। अरे इसीलिए तो बनाई है। पता है पूजा, आज खुद को इतना हल्का लग रहा है। असल में गले में जो कांटा इतने दिनों से चुभ रहा था, आज उसका जड़ से सफाया हो गया। सही में क्या इस तरह से जिंदगी काटी जा सकती है? पूजा ने कहा, और तू तो अनएम्प्लॉयड नहीं है, शहर के बीच एक नामी गिरामी गवर्नमेंट स्कूल की टीचर है। तूने जो डिसीजन लिया है एकदम ठीक लिया है। मैं घुट रही थी रे, और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। पर तू ही बता, इस तरह से और कितने दिन चलता? एक झूठे रिश्ते को इतने दिनों तक ढो रही थी। इंसान पहचानने में गलती हो गई थी। सब किस्मत है, वरना ये सब मेरी जिंदगी में घटेगा ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। खैर, इन सब के बारे में मत सोच। अब तुझे जिंदगी की एक नई शुरुआत का रास्ता ढूंढना होगा। जिंदगी इस तरह से नहीं चल सकती। हाँ रे, मैं इसी डिवोर्स के लिए इतने दिनों से इंतजार कर रही थी। अब तो सोचना ही पड़ेगा, वरना उसी घर में रहकर रोज उस बदतमीज बड़बड़ इंसान का सामना करना पड़ता। लेकिन डिवोर्स के बाद भी उसी घर में रहना, यही तो सबसे ज्यादा असहनीय है। खैर, इतने दिनों बाद आज मैं थोड़ी चैन की नींद सो पाऊंगी। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा था, डिवोर्स के बाद भी एक ही घर में रहना। हाँ, डिवोर्स के बाद भी नेहा को उसी घर में रहकर उस बड़बड़ इंसान का सामना करना पड़ेगा। असल में नेहा ने शादी प्यार करके ही की थी। कॉन्वेंट में पढ़ी, आधुनिक शिक्षा में शिक्षित नेहा शुरू से ही अपने करियर को लेकर जागरूक थी। प्यार के समंदर में डूबकर उसने अपने करियर का बलिदान नहीं किया था। 7 साल का प्रेम और 5 साल का वैवाहिक जीवन, सब मिलाकर लगभग 12 साल का रिश्ता, यानी एक युग की कहानी। नेहा तब कॉलेज के 2nd ईयर में इंग्लिश ऑनर्स की छात्रा थी। पूजा और नेहा एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। पूजा का भी इंग्लिश ऑनर्स ही था। हालांकि एक स्टूडेंट के तौर पर नेहा हमेशा से बहुत अच्छी थी। नेहा के घर से कुछ ही घरों की दूरी पर पूजा का घर था। इसी वजह से दोनों कॉलेज या ट्यूशन एक साथ ही जाती थी। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त बस में चढ़कर पूजा ने देखा कि एक लड़का नेहा को इशारा करके कुछ कह रहा है। बस एक झलक देखकर अनदेखा करते हुए पूजा बस के आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गई और नेहा बस के बिल्कुल पीछे वाली लंबी सीट पर उस लड़के के पास जाकर बैठ गई। उस वक्त कुछ ना कहकर बस से उतरने के बाद पूजा ने नेहा से पूछा, वो लड़का कौन था रे? ओह, तुझे बताया ही नहीं। उसके साथ 3 दिन पहले ही पहचान हुई है। उसका नाम अनुराग है। घर बर्धमान में है। कोलकाता में ही किसी कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। गरिया के एक मेस में रहता है। कैसे पहचान हुई? उस दिन तो कॉलेज नहीं आई थी। हमारे डिपार्टमेंट में सोमालिया को जानती है ना? अनुराग उसी का दोस्त है। सोमालिया के साथ ही उस दिन हमारे कॉलेज आया था। सोमालिया ने ही उससे मेरी जान पहचान कराई थी।
जानती है लड़का बहुत अच्छा है, देखना कहीं प्यार में मत पड़ जाना। अरे तू भी ना। सच कहें तो ये प्यार मोहब्बत कब कैसे और किसके साथ हो जाता है ये भगवान के भी समझने की बात नहीं है। लड़की भी प्यार में पड़ जाएगी ये भला कौन जानता था। फिर कुछ ही दिनों में पता चला कि वाकई नेहा अनुराग के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी है। ऑनर्स पूरा करने के बाद एमए और फिर बीएड और फिर नेहा की स्कूल में नौकरी लग गई। और दूसरी तरफ अनुराग ने भी एमटेक करके एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया। छुट्टी के दिन मिलना, जमकर बातें करना, रेस्टोरेंट में खाना खाना, प्यार के 7 साल नेहा के लिए किसी सुनहरे सपने जैसे थे। इस बीच पूजा की शादी हो चुकी थी। एमए पूरा करने के बाद उसने बीएड की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। नौकरी वोकरी करने की उसकी कोई खास इच्छा नहीं थी। पूजा की शादी के बाद से पहले की तरह रोज मुलाकात तो नहीं होती थी, लेकिन फोन पर नेहा से उसकी रोजाना बात जरूर होती थी। एक दिन दोपहर को अचानक नेहा पूजा के घर आ पहुंची। छुट्टी का दिन होने की वजह से उस दिन पूजा का हस्बैंड भी घर पर ही था। पूजा ने हैरान होकर पूछा, क्या बात है नेहा, बिना कोई खबर दिए एकदम अचानक? नेहा ने हंसते हुए कहा, कैसा सरप्राइज दिया, ले ये पकड़। ये क्या रे, कब? रोज फोन पर बात हो रही है पर तूने एक बार भी नहीं बताया। सरप्राइज क्या पहले से बताकर दिया जाता है। और देवजीत भैया आपको आना ही पड़ेगा। देवजीत यानी पूजा के हस्बैंड ने शादी का कार्ड हाथ में लेते हुए कहा, हाँ बिल्कुल आएंगे। मार्च महीने के 3 तारीख यानी फाल्गुन महीने की एक बसंती शाम को नेहा अनुराग के बंधन में बंध गई। शादी के बाद दोनों ने कोलकाता में ही एक फ्लैट किराए पर लेकर रहना शुरू कर दिया। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद एक हादसा हो गया। अचानक नेहा के पापा की मौत हो गई। नेहा के पापा के इंतकाल के बाद नेहा की माँ भी बीमार रहने लगी। इतने बड़े घर में सिर्फ नेहा की माँ और स्नेहा रह गई। स्नेहा यानी नेहा की छोटी बहन जो तब कॉलेज में पढ़ती थी। माँ की देखरेख और घर की जिम्मेदारी आखिर कौन संभालता। नेहा फ्लैट छोड़कर अपने मायके वापस आ गई। उसके साथ अनुराग भी आ गया। साउथ कोलकाता में उनका वो घर काफी बड़ा था और कमरे भी बहुत सारे थे। फालतू में किराए के फ्लैट में रहने का कोई मतलब नहीं था। यहाँ रहने से नेहा अपनी माँ की देखभाल भी कर पाती और घर भी संभल जाता, क्योंकि बहन छोटी थी और उसकी देखभाल के लिए किसी की जरूरत तो थी। नेहा का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा कट रहा था। अनुराग ने खुद ही कहा था कि चूंकि पापा नहीं है इसलिए उनकी देखभाल की जिम्मेदारी तो हमारी ही है। नेहा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी जिंदगी में ऐसा हमसफर मिलेगा, पर शायद ज्यादा खुशी इंसान की किस्मत में ज्यादा दिनों तक टिकती नहीं। खुशहाल परिवार में कभी कभी एक गहरी बीमारी घर कर जाती है। जिंदगी अगर हमेशा सीधे रास्ते पर चलती तो कितना अच्छा होता। हर कोई समाज के तय किए हुए चिकने रास्ते पर चलना चाहता है, लेकिन क्या वैसा होता है? प्रेम और रिश्तों में सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास, और विश्वास बड़ा ही कमजोर होता है, इसलिए बड़ी आसानी से टूट जाता है। नेहा की शादी के पूरे 3 साल बीत चुके थे। एक सुबह नेहा ने अचानक पूजा को फोन किया। पूजा ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, नेहा बोली, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, कहते हुए फूट फूट कर रोने लगी। अरे क्या हुआ है, रो क्यों रही है, बता क्या हुआ? पूजा ने पूछा। पूजा, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। जरूरत क्या है, बताएगी नहीं तो मैं कैसे समझूंगी? ये सब बातें फोन पर नहीं होंगी। नेहा की ऐसी बेसुरी और घबराई हुई बातें सुनकर पूजा भी सोचने लगी कि जरूर कुछ बहुत बड़ा हुआ है। ठीक है, मैं आज ही तुझसे मिलने आ रही हूँ, पूजा ने नेहा को बताया। जब पूजा मिलने आई तो नेहा फिर से फूट फूट कर रो पड़ी। पूजा के पूछने पर नेहा बोल उठी, पूजा, मैं डिवोर्स चाहती हूँ, प्लीज तू मेरी मदद कर। मतलब? हाँ, मैं अब और नहीं सह सकती। आखिर कब तक मुंह बंद करके सहती रहूंगी, तू ही बता। क्यों, क्या हुआ है? पूजा, मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। इस घर में आकर रहना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैंने सोचा था कि जिंदगी शायद बहुत सीधी सादी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पापा के इंतकाल के बाद जब हम इस घर में आकर रहने लगे तो मुझे लगा था कि शायद यही मेरा अपना घर है। सच कहूं तो जानती है, मायके का घर कभी लड़कियों का अपना घर नहीं होता, और वो चाहे जो भी हो,
अपना संसार तो बिल्कुल नहीं होता। यहाँ अगर सब कुछ ठीक ठाक ही कट रहा था। शुरुआत में अनुराग इस तरह घुल मिल गया कि मेरी माँ भी उसे पाकर अपने सगे बेटे से भी बढ़कर मानने लगी। यहाँ तक कि मेरी बहन की पढ़ाई लिखाई, कभी कभी उसे कॉलेज पहुंचाना, ट्यूशन से लौटने में थोड़ी देर हो जाने पर देर की हुई ये पूछने के लिए आगे बढ़कर देखने जाना, हर चीज में उसका काफी दखल और नजर रखना शुरू हो गया था। सच तो यह है कि अनुराग जैसा जिम्मेदार लड़का बहुत कम ही मिलता है, लेकिन मेरी धारणा पूरी तरह गलत साबित हो गई। मैंने देखा कि अनुराग की वह जिम्मेदारी कहीं न कहीं कुछ ज्यादा ही लगने लगी थी। स्नेहा के साथ उसका मेल जोल देखकर मेरे मन में एक खटका सा पैदा हो गया। शुरुआत में तो रिश्ता बिल्कुल सामान्य लगा था। छुट्टी के दिन अचानक स्नेहा को लेकर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना, पार्क में घूमने ले जाना, ये बातें मुझे असामान्य लगने लगी। एक दिन मैंने अनुराग से पूछा, ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, बताओ तो? कौन क्या सोचता है उससे क्या फर्क पड़ता है, और इसमें बुरा क्या है? कुछ भी बुरा नहीं है। मैंने कहा, जितना जरूरत है उतना ही करो, इसके बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी शक तुम खुद कर रही हो? अपनी ही बहन के बारे में ऐसा सोचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? यही है तुम्हारी मानसिकता? मैंने सोचा कि शायद मेरी ही कोई गलती हो रही है। उस दिन मैं अनुराग की बात का कोई जवाब नहीं दे पाई। इसके बाद जैसे जैसे दिन बीतते गए, स्नेहा के साथ उसका मेलजोल और भी बढ़ने लगा। मैं कुछ कहने जाती तो वह ऐसी बातें सुना देता कि मेरे पास कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं। वह हमेशा मुझे डोमिनेट करता रहता था। मेरे प्रति उसका वो पुराना खिंचाव भी कहीं ना कहीं खोता जा रहा था। दुख का पारा दिन बर दिन बढ़ता जा रहा था। रहा न गया तो मैंने ये बात अपनी माँ से भी कह दी। मैंने देखा कि माँ ने मुझे ही गलत समझा। उन्होंने कहा मैं कितनी नीच मानसिकता की हूँ जो ऐसा सोच रही हूँ। माँ की ऐसी बातों से मुझे बहुत गहरी चोट पहुंची। मैंने तय किया कि इस घर में न रहकर कहीं और घर किराए पर लेकर आऊंगी। मैंने जब अनुराग से बात कही तो मानो गुस्से से मुझ पर भड़क उठा। उसने कहा, अगर तुम स्वार्थी लड़की ना होती तो ऐसी बातें सोच भी नहीं सकती थी। तुमसे शादी करना वाकई मेरी भूल थी। तो क्या मैं स्वार्थी हूँ? हाँ, तुम स्वार्थी हो, सचमुच हो। हमसे शादी करना ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। घर के अंदर मैं बिल्कुल अकेली और बेसहारा सी होकर रह गई थी। मेरी मौजूदगी मानो सबके लिए बहुत असहनीय हो गई थी। पति पत्नी के रिश्ते के बीच जब कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तभी रिश्ते टूटने लगते हैं। स्नेहा भी आजकल अनुराग का जरूरत से ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। जो काम पहले मैं करती थी वो सारे काम अब स्नेहा करती है और अनुराग उसी से ज्यादा खुश होता है। मैं मानो बिल्कुल उपेक्षित हो चुकी थी। इसके बावजूद मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी ही कोई गलती है, शायद मैं ही बेवजह शक कर रही हूँ। लेकिन फिर मेरी आंखें उस दिन पूरी तरह खुल गई जब मुझे सचमुच ये समझ आ गया कि स्नेहा और अनुराग के बीच वाकई कोई रिश्ता बन चुका है। बर्दाश्त की सीमा जब पार हो गई तो मुझसे चुप नहीं रहा गया और मैंने अनुराग को साफ साफ कह दिया, इतना कुछ होने के बाद भी तुम कहोगे कि कोई रिश्ता नहीं है? और अगर रिश्ता है भी तो उससे तुम्हारा क्या लेना देना? मेरा क्या लेना देना मतलब? हाँ, मैं स्नेहा से प्यार करता हूँ और स्नेहा के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ और स्नेहा भी यही चाहती है। ऐसी बातें सुनकर मानो सिर पर पहाड़ टूट पड़ा। अनुराग ये सब क्या कह रहा है? और स्नेहा जो उसकी अपनी बहन है। किसी रिश्ते का अंत कोई यूं ही शौक से नहीं चाहता, और चाहे कुछ भी हो अपने इंसान को किसी और के साथ बांटा नहीं जा सकता। सब कुछ सुनकर पूजा ने कहा, सुन नेहा, ऐसे रिश्ते से बाहर आ जा। आत्मसम्मान नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? इसलिए तो मैंने तुझसे कहा कि मुझे डिवोर्स चाहिए। क्या तेरी जान पहचान के किसी अच्छे एडवोकेट से तू मेरी बात करा सकती है? बिल्कुल। पूजा ने नेहा की पहचान एडवोकेट राघव सिंघानिया से करा दी। वह असल में पूजा के दूर के रिश्तेदार थे। नेहा ने उन्हें पूरी बात बताई। फिर उनकी सलाह पर नेहा चुपचाप बैठी नहीं रही। जब तक इस रिश्ते से पूरी तरह छुटकारा नहीं मिल जाता तब तक मुक्ति नहीं है। इसलिए पहले जुडिशियल सेपरेशन और आखिर में तलाक की अर्जी दी गई। लगभग 2 सालों तक चले कानूनी मुकदमे के बाद आखिरकार नेहा की जिंदगी के उस बुरे अध्याय का अंत हो गया।
आज बहुत दिनों बाद पूजा के घर आकर नेहा भी मानो खुलकर बातें कर रही थी। नेहा के लिए आज सब कुछ एक खुले आसमान जैसा था। नेहा अब अतीत को किसी भी हाल में याद नहीं करना चाहती। पूजा और नेहा की बातें मजे से चली रही थी। तभी कॉलिंग बेल की आवाज से पूजा और नेहा की बातचीत में रुकावट आ गई। दरवाजा खोलते ही देवजीत ने कहा, अरे नेहा, कितनी देर से हो? बस 1 घंटा करीब हो गया होगा। राघव का फोन आया था, मैंने उसे सब सुन लिया। तो क्या आज सारा मामला? हाँ देवजीत भैया, आज मैं काफी हद तक आजाद हूँ। हालांकि उस घर में अब और रहने का दिल नहीं करता। उस नीच इंसान का सामना करना पड़ेगा, यही सोचकर जी घबराता है, क्योंकि उस घर में अब वही सबसे इम्पोर्टेंट है। माँ की बात तो जाने ही दीजिए, स्नेहा के साथ नई गृहस्थी जो बसाएगा, अब न जाने क्या क्या देखना पड़ेगा। पूजा ने चाय का कप देवजीत के हाथ में देते हुए कहा, उससे तेरा क्या जाता है, और उस घर से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलने की कोशिश कर। बाहर आ जाऊंगी कह देने भर से तो आसानी से नहीं आ सकती, वक्त तो लगेगा ही। सब कुछ आसानी से सोचेगी तभी आसान लगेगा, और कब तक अकेली रहोगी इस बारे में भी सोचना। राघव लड़का बुरा नहीं है, क्योंकि अपनी जान पहचान का है, इसलिए मैंने कहा चलो इस बारे में सोचूंगी। इतनी जल्दी तो सब कुछ संभव नहीं है रे। अच्छा आज मैं चलती हूँ, फिर किसी और दिन आऊंगी। संभल कर जाना। 2 साल बाद आज नेहा अपनी जिंदगी में काफी व्यस्त है। नेहा की जिंदगी एक नए सिरे से रोशन किया था राघव ने। राघव असल में पूजा का रिश्तेदार था और पेशे से एडवोकेट था। नेहा का डिवोर्स केस राघव ने ही लड़ा था, बल्कि राघव ने खुद आगे बढ़कर नेहा को शादी का प्रस्ताव दिया था, जो बात उसने पहले पूजा के जरिए भिजवाई थी। शुरुआत में राजी न होने के बावजूद बाद में नेहा मान गई थी। असल में डिवोर्स के महीने भर के भीतर ही माँ और बहन से सारे रिश्ते तोड़कर नेहा उस घर से बाहर आ गई थी। उसके बाद से उसने माँ और बहन से कोई संपर्क नहीं रखा। पूजा के घर के पास एक कमरा किराए पर लेकर वह सबसे पहले रहने लगी थी। हालांकि नेहा को बस इतना पता चला था कि डिवोर्स के कुछ ही दिनों बाद अनुराग ने स्नेहा से शादी कर ली थी। लेकिन आज नेहा का अपना एक नया संसार है। उसने खुद को काफी हद तक संभाल लिया है। आज नेहा ने स्कूल से छुट्टी ली है। शाम को एक शादी का न्योता है। नेहा ने राघव से पूछा, क्या आज गाड़ी लेकर ही निकलेंगे? हाँ वैसा ही इरादा है। तो फिर सीधे वहीं से निकल जाना ही बेहतर होगा। तुम्हारे कोर्ट से लौटकर घर आना और फिर वहां से दोबारा निकलना काफी देर हो जाएगी। तुम भी उसी हिसाब से एकदम तैयार होकर ही निकलना। राघव ने थोड़ी देर सोचकर कहा, तो एक काम करो, जब तुमने छुट्टी ले ही ली है तो तुम भी तैयार होके सीधे मेरे कोर्ट आ जाओ, वहीं से हम दोनों निकल चलेंगे। नेहा 5 बजे से पहले ही कोर्ट पहुंच गई। गेट के अंदर कदम रखते ही वह ठिठक गई। नेहा ने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ उसकी मुलाकात स्नेहा से हो जाएगी। स्नेहा को देखते ही स्नेहा खुद आगे बढ़ाई। स्नेहा का उतरा हुआ और मुरझाया हुआ चेहरा देखकर नेहा चौंक गई। अतीत की कड़वी घटनाओं को याद करके नेहा ने मुंह फेर लिया। स्नेहा ने नरम आवाज में कहा, दीदी तुम मुझे ना पहचाने का नाटक क्यों कर रही है? स्नेहा के चेहरे की तरफ देखने की भी अब कोई इच्छा नहीं थी। बात करना तो दूर की बात है। नेहा वहां से बचकर निकलने की कोशिश करने लगी। स्नेहा ने आगे कहा, जानती हो दीदी, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तेरे लिए माँ बहुत रोती भी लगती है। अगर हो सके तो एक बार जाके माँ को देख लेना। मैं जानती हूँ कि मैंने तेरे साथ जो किया वो बहुत बड़ा अन्याय था। मैंने तेरी खुशियां छीन ली और उसका फल मुझे हाथों हाथ मिल गया। आज मेरी यह दुर्दशा है। चिंता मत कर, भगवान ने मुझे उसकी सजा दे दी है। मैं अनुराग के साथ भी खुश नहीं रह पाई। कुछ ही दिनों में हमारा डिवोर्स भी हो जाएगा। किसी का नुकसान पहुंचाकर कोई जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। अपने किए हुए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। खैर, तूने मेरा चेहरा ना देखना चाहकर बिल्कुल सही किया। तूने साबित कर दिया कि जो लोग जिंदगी बर्बाद कर देते हैं उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। फिर भी आज बहुत दिनों बाद तुझे देखकर अच्छा लगा। हमेशा खुश रहना। ठीक उसी वक्त नेहा के मोबाइल पर घंटी बज उठी। वह राघव का फोन था। कॉल रिसीव करके नेहा ने कहा, मैं गेट के बाहर हूँ, जल्दी आइए। कुछ ही देर बाद गेट के पास एक गाड़ी आकर रुक गई। नेहा बहुत सुंदर तरीके से तैयार होकर गाड़ी में हंसते हुए बैठ गई। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे तो आंखें ही नहीं हट रही है। शाम की इस रोशनी में तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। सीट बेल्ट लगा लो नेहा, अभी हमें बहुत दूर जाना है।
बस यहीं तक थी ये कहानी। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। सब लोग बहुत अच्छे रहिए। धन्यवाद।